नमस्कार, चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में हैं राव नरबीर सिंह। आप हरियाणा के पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। शुक्रिया। आपके परिचय में मैं अगर कहूं तो हरियाणा में जो सबसे दबंग छवि के नेता हैं वो राव नरबीर सिंह को माना जाता है। सुनने में आया कि राव नरबीर सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है, भले ही वो अफसर हों या सरकार के दूसरे मंत्री। राव नरबीर सिंह जो चाहते हैं वही होना चाहिए। पता नहीं मीडिया ने कैसी मेरी छवि बना दी, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं अफसरों को बहुत कम टेलीफोन करता हूँ। आप मेरे ज़िले में जाकर देखिए, मेरे महकमे में जाकर देखिए, जो मुझे पसंद आता है कि ये ठीक है, जब मैं अपनी इंक्वायरी कर लेता हूँ, जब मेरी आत्मा की संतुष्टि हो जाती है कि ये काम ठीक है, तब मैं टेलीफोन करता हूँ और बाकायदा फिर उस काम को यूँ मनवाता हूँ कि ये जायज़ है और फिर उसमें अफसर भी मानते हैं। आज तक जो मैंने काम कहा वो अफसरों ने भी माना है, ब्यूरोक्रेट्स ने माना है कि आप ठीक कह रहे थे। वही तो हम कह रहे हैं कि जो आपको पसंद आता है वही सही है, बाकी सब गलत है। नहीं, बाकी सब गलत नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि सही काम कहने की। राजनीति में जितने भी राजनीतिक आते हैं तकरीबन जैसे लोग आते हैं वैसे उठा कर टेलीफोन कर देते हैं जी। ये वोट लेने का एक तरीका है। मैं वोट की ज़्यादा चिंता नहीं करता, मैं काम की चिंता करता हूँ कि जो जायज़ काम है वो होना चाहिए और कोशिश करता हूँ कि जायज़ काम अफसरों के सामने कहे जाए। अभी जो आपकी सरकार की छवि है उस छवि से जो आपकी छवि थोड़ा सा कंट्रास्ट है उसमें। आमतौर पे अभी जो आरोप लग रहे हैं मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार पर वो ये लग रहे हैं कि अफसरशाही सरकार को चला रही है। आपके केस में ये उल्टा है कि अफसरों की जो लगाम कसनी है वो राव साहब को आती है और शायद किसी को नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनोहर लाल जी, ये ठीक बात है कि पहली बार विधायक बने, पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन संगठन का हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञान है। सरकार से ज़्यादा किसी संगठन को चलाना है, क्यों सरकार में तो जो अधिकारी वो तनख्वाह लेते हैं, संगठन में जो आदमी काम करता है वो बिना तनख्वाह के काम करता है। उनसे जब मनोहर लाल जी ने काम लिया हुआ तो सरकार तो बहुत छोटी चीज़ है। कोई भी नई चीज़ शुरू करनी होती है, मुख्यमंत्री जी को 1 साल होने को आया, आप देखना कि हरियाणा में आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने उससे अच्छा ये साबित होंगे। और पिछले 10 साल में कांग्रेस का शासन रहा, हम सत्ता से बाहर थे, लेकिन हमने देखा है 17-18 महीने तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी उतना काम शुरू में नहीं कर पाए थे जो आज 1 साल की सरकार में मनोहर लाल जी ने किए। क्या काम किए 1 साल की? मनोहर लाल जी की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। हमारे पहले विधानसभा में तो हमने गौ संरक्षण, गौ संवर्धन का एक पहली बार हम बिल लाए। उसके बाद हमने कोशिश करी कि भ्रष्टाचार कम हो। आप ये मानेंगे, हरियाणा की जनता भी मानेगी कि पिछली सरकारों से आज तक जितनी भी हरियाणा में सरकार रही, इस सरकार में चाहे काम 2 कम हुए हों लेकिन भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। काम आपने किए हैं। एक तो आप गौ संरक्षण का बोल रहे हैं, एक आप बोल रहे हैं कि गीता पढ़िए, सूर्य नमस्कार कीजिए। हरियाणा की प्रगति के लिए कौन सा काम किया आपने? ये तो आप जो आरएसएस का जो हरियाणा को बने हुए अगले साल 50 वर्ष हो जाएंगे। हरियाणा में मैं सरपंच पहले बना, 87 में एमएलए बना, मिनिस्टर बना, तकरीबन आज 28 साल हो गए। इन 28 सालों में किसी भी सरकार ने आज तक इतना मुआवजा नहीं दिया उस सरकार ने, जिसको विरोधी पार्टियां ये कहती हैं कि ये साहूकारों की पार्टी, ये पूंजीपतियों की पार्टी, ये उद्योगपतियों की पार्टी। पहली बार 1092 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया और 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया, जो पुरानी सरकारें 2,000 और 4,000 रुपये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार एकड़ पर दिया करती। हमने उन लोगों को भी मुआवजा दिया जहां हमारे विधायक नहीं चुने गए। तो मैं दावे के साथ आपके इसमें कह सकता हूं कि यदि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होती तो उन विधानसभा क्षेत्रों को 1 रुपये भी नहीं मिलता जहां उनके पार्टी के विधायक नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो बयानात हैं, ऐसे ऐसे बयान ही सवालों के घेरे में आप लोगों को खड़ा कर रहा है। जैसे रामविलास शर्मा जी का बयान आया अभी कुछ रोज़ पहले। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो अफसर बदतमीजी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मायने थे उस बयान के? ओपी धनखड़ साहब कहते हैं कि सुसाइड करने वाले कायर होते हैं। जो मुआवजे की आप बात कर रहे हैं सारा का सारा धो दिया इस तरीके के बयानात ने। नहीं, वो उनका पर्सनल बयान होगा। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुआवजे जो आज तक की मिली जुली सब सरकारों ने भी नहीं दिया। ये छोटी बात नहीं है। 1092 करोड़ रुपए सरकार बनते ही और इतने छोटे समय में 1.5 महीने के अंदर तकरीबन सब किसानों को वो चेक पहुंचे। फिर अभी 1-2 जगह मामले आ रहे हैं जहां पैसे नहीं पहुंचे या किसी क्लरिकल मिस्टेक से गड़बड़, वहां 10-5 दिन में पहुंच जाए। सड़कों का हरियाणा में बुरा हाल है और सड़कों का जो सीधा जिम्मेदारी है वो आपको दी है सरकार ने। आप ये तो मानेंगे कि इन सड़कों का बुरा हाल हमारी सरकार आने के बाद नहीं हुआ।
हमें तो ये सड़कें बुरी हालात में विरासत में मिली हैं और हमने तकरीबन 1560 करोड़ रुपए के टेंडर किए। टेंडर की एक प्रक्रिया होती है, राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है, सारे कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है और हमने 15 सितंबर से शुरू करने का समय दिया था। लेकिन कुदरती 18 सितंबर को भारी बारिश हुई, पूरे हरियाणा में आप भी यहीं थे, कई दिन तक, वो 2-3 दिन तक बारिश हुई तो सड़कें फिर शुरू हो गई। और मेरा ये मानना है कि तकरीबन 5-7 दिन के बाद हरियाणा में सड़कों पर तकरीबन शुरू होगा, शुरू हो जाएगा। 6 महीने के बाद हरियाणा की सड़कें, आम आदमी हरियाणा की सड़कों से गुजरेगा तो एक हरियाणा बदला हुआ नजर आएगा। हरियाणा का जो ये बदलाव है, अखबारों में या टेलीविज़न की एडवर्टीजमेंट्स में हरियाणा नंबर 1 रहा हुड्डा साहब के समय में। अब आप उस हरियाणा को बता रहे हैं कि जितनी भी खामियां हम आप लोगों की गिनवाते हैं, आप सीधा सीधा मर देते हैं हुड्डा साहब के सिर पे। जी, हुड्डा साहब के समय में हरियाणा नंबर 1 होगी। हुड्डा साहब कहते थे, मैं आज कह दूं हरियाणा दुनिया में 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे तो नहीं हो जाएगा। किस नंबर पे है अभी हरियाणा? मैं आज मानता हूं कि जो हुड्डा सरकार के समय में से उससे आज ऊपर, ये नीचे नहीं है। वो नंबर में उसका कोई से दे लूं, यदि हुड्डा साहब ने 1 नंबर दे दिया तो मैं +1 देता हूं। तो फिर इतने बुरे हाल क्यों हैं सड़कों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के? सड़कों का मैंने कहा आज बुरे हाल नहीं हुए, ये हमें विरासत मिली और 6 महीने के बाद सड़कें आपको अच्छी नजर आएंगी। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं और फॉरेस्ट मिनिस्टर रहते हुए आप ये जानते हैं कि ये भी एक करप्शन का बड़ा अड्डा माना जाता है। फॉरेस्ट विभाग हो गया, PWD विभाग हो गया। पिछली बार भी जब आप आए थे हमने ये सवाल आपसे किया था। अभी करप्शन को लेकर कुछ कदम आपने उठाए हैं? आपका जो कार्यकाल है 1 साल का तकरीबन होने वाला है। मेरे को फॉरेस्ट मिनिस्टर बने 2-2.5 महीने हुए। ये ठीक है कि पहले फॉरेस्ट में महकमे में आवाज़ आती थी कि यहाँ करप्शन होता है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आगे से करप्शन ना हो, एक अच्छी पॉलिसी बने। पहले लोग पेड़ की ज़्यादा कोशिश करते कि पेड़ लगाओ, वो लगते नहीं थे। अब की बार भी ये कोशिश करेगी कि 3 करोड़ पेड़ लगाए जाए हरियाणा में, और मेरा ये मानना है कि शायद इतने पेड़ नहीं लगे होंगे। वो तो कागजों में लगाने हैं। कागजों में लगते हैं। अगली साल से मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी पुरानी प्रजातियाँ पेड़ों की हैं, जैसे वृक्षों में नीम है, शीशम है, पीपल है, बड़ है, जो पुरानी प्रजातियाँ इनको लगाया जाए। पीपल तो एक ऐसा पेड़ है जिससे 24 घंटे में ऑक्सीजन मिलती है। अगली बार जो हरियाणा में पेड़ लगेंगे वो करोड़ों की संख्या में नहीं लगेंगे, लाखों की संख्या में लगेंगे। और लगाने पर ही नहीं, हम उनके पालने पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे ताकि 5-7 साल में वो बड़े हो जाएं। जिस प्रकार एक बच्चे को पालना जरूरी होता पैदा करने से, उसी प्रकार पेड़ों की भी रक्षा हम बच्चे की तरह करेंगे। आप शायद उम्र में सबसे छोटे थे जब आप मिनिस्टर बन गए थे, होम मिनिस्टर आपको बनाया गया था। यानी एक लंबा तजुर्बा आपके परिवार का भी राजनीति में रहा है। हाँ, मुझे राजनीति विरासत मिली। तो ये जो विरासत में राजनीति मिली है, ये राजनीति की बात हम उस इलाके की करें, गुड़गांव की, जहाँ पर आप रहते हैं। जी, आजकल गुड़गांव जो है करप्शन का सबसे जो बड़ा हब है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा की नहीं कर रहे हैं, वो बना है या नहीं बना है? नहीं, ये आज नहीं बना। आप ये गलत, ये ठीक है कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में बना है। हब है या नहीं है? नहीं, गुड़गांव हब रहा है, ये सही बात है आपकी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद वो हब टूटा है। आज गुड़गांव में करप्शन नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन लोग थोड़े से इसलिए परेशान होते हैं कि जो कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्टाचार करना चाहता है वो पैसा तो ले नहीं पा रहा, लेकिन उन फाइलों को रोकता है, डिले करता है ताकि लोग आके पैसा दें, लेकिन पैसे लेने की अभी हिम्मत नहीं। गुड़गांव का आप एक ऐसा मसला बताइए जो आज इस सरकार में कोई आपको उजागर हुआ हो या कोई कांड हुआ हो। पिछली सरकारों में हजारों मामले थे। मसला बता देते हैं हम, आपने कहा तो कमिश्नर साहब जो हैं नवदीप विर्क साहब, और भारती अरोड़ा का नाम आपने सुना होगा, वो जॉइंट कमिश्नर हैं, ट्रैफिक देख रही हैं। जी। वो दोनों अफसर भिड़ गए। एक अच्छी ड्राइव चली थी। हाँ, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, कार दो बड़े ब्यूरोक्रेट्स का आपस में टकराव है। और मेरा ये मानना है कि मीडिया के सामने फोर्स को नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसकी इंक्वायरी मार करिए, शायद जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे। पंचकुला का दूसरा मसला आ गया, अफसरशाही कंट्रोल में नहीं आ रही आपकी, ये आरोप है हमारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कंट्रोल में आ रही, लेकिन कुछ अफसर, इतने बड़ी फोर्स है, इतने बड़े अफसर हैं, इतने अफसर ज़्यादा हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा होता रहा और उसको मीडिया हाईलाइट करता है। और मेरा मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए जो हो रहा है आज के दिन। पार्टी की बात कर लेते हैं। पार्टी में जो आपके सांसद हैं राजकुमार सैनी साहब, वो कह रहे हैं कि जाटों को आरक्षण ओबीसी के कोटे में मत दीजिए। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक और सेंटर में मिनिस्टर हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं हम अपना हक लेके रहेंगे। तीसरी तरफ रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि आर्थिक आधार पे हो जाना चाहिए। ये क्या खिचड़ी क्या है?
सब अपनी अपनी बात करते हैं। पार्टी के तौर पर ये फैसला होगा, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो मान्य होगा। सब अपने अपनी राजनीतिक हिसाब से बात करते हैं, जो जिस बिरादरी का उस बिरादरी की बात वो करता है। क्योंकि हिंदुस्तान में वोट बैंक की बात करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, किसी एक विधायक के, किसी एक मंत्री के, किसी एक सांसद के कहने से कुछ नहीं होगा। संविधान में जो लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो सबको मानना होगा। कोई आला कमान की स्पेशल लाइन? आला कमान जो फैसला करेगा पार्टी के कार्यकर्ता मानना पड़ेगा। हमें तो मान नहीं रहे हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आला कमान कहेगा तो मानना पड़ेगा। बेबाक राव नरबीर सिंह के साथ चक्रव्यूह के सवालात का दौर जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छे दिन कब आने वाले हैं हमारे? क्या अभी अच्छे दिन नहीं आए? अभी तो नहीं आए। आज तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक वो सम्मान दुनिया में भारत को नहीं मिला जो मोदी जी के समय में मिला। वो तो आपकी इवेंट मैनेजमेंट है। क्या इवेंट मैनेजमेंट कांग्रेस के समय में या और राष्ट्रीय दलों के समय में नहीं था? जो आज है वो दिखावा नहीं करते। उन्होंने क्यों नहीं किया? ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं हरियाणा के पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपकी जो सरकार है, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार, ये आरोप आप पे लगातार लग रहे हैं कि कांग्रेसियों का नामो निशान मिटाने की फिराक में है। एक रणनीति बन गई है, जहां भी कांग्रेस से जुड़े नेताओं के नाम हैं उस पर आप वाइट वॉश कर देंगे और नाम उनका मिटाया जा रहा है या नाम बदले जा रहे हैं। क्यों? आप नया कुछ बनाइए ना, उनके पुराने नाम क्यों बदल रहे हैं? एक दो उदाहरण बताइए ऐसे हमने, जहाँ कोई हमने पॉलिश करी हुई या जहाँ हमने पेंट कर दिया, जहाँ उनके नाम मिटाए हों। आपके छछरौली का ही है। आजकल लोग बहुत आपसे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, आपके पुतले जलाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पुतले जलाने की कोशिश की जा रही है। एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित हुआ तकरीबन 2007 में। किरण चौधरी उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका शिलान्यास किया। कहीं भी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का नाम उस पर आज तक नहीं है। आज तक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से सुरेंद्र सिंह जी का नाम का नहीं हुआ। मैं ये दावे के साथ आपके इस माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल झूठ बात है। कोई भी एक भी कागज़ वो दिखा दें कि सरकार ने कोई नोटिफिकेशन आज तक सुरेंद्र सिंह जी के नाम का जारी किया हो तो हम मान लेंगे। वैसे ही सड़कों पे कोई पुतले जलाए, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। तो ये जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की ये इसलिए है कि किरण चौधरी जी के पति का नाम सुरेंद्र सिंह था। हमारे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते रहे। मैं उनकी पार्टी में भी रहा हूँ, वजीर भी रहा हूँ उनकी पार्टी का। लेकिन ऐसा हमारी सरकार में कोई भी आदेश नहीं हुआ कि सुरेंद्र सिंह का नाम हटाया जाए। सुरेंद्र सिंह जी का नाम सिर्फ किरण चौधरी मिनिस्टर से एक बोर्ड पर लिख दिया गया। कागजों में कोई चौधरी सुरेंद्र सिंह का नाम नहीं था। मतलब बोर्ड बदल दिया आपने खाली? नहीं, वो मिटा दिया। कुछ है ही नहीं चौधरी सुरेंद्र सिंह का नाम कागजों में। आप कोई सड़क को प्रवेश आप लिख लें तो कोई बैठा सकता है। यही सब कुछ आप गांधी परिवार के साथ करने की फिराक में थे। वो तो जिसका सरकार ने नोटिफिकेशन किया, ऐसा सरकार ने कोई अभी तक पहली बार हमने हरियाणा में कांग्रेस जोश में दिखी कि वो जाकर सीधा गवर्नर साहब के पास चले गए आपकी शिकायत लेकर। अदरवाइज तो ओपोजिशन तो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है और फिर भी जो सरकार है वो उसी तरीके से चल रही है जैसे पहले आकाशवाणी में धीमी गति के समाचार चला करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी विरोधी दल किसी भी काम की निंदा कर सकता है, लेकिन कागजों में कुछ तो दिखे कि कागजों में कहीं चौधरी सुरेंद्र सिंह का नाम था ही नहीं, इसलिए वो कुछ भी उसमें करे को। और जो गांधी परिवार के नाम हटाने की बात है, कहाँ गांधी परिवार के नाम हटा? लेकिन इस देश में कोई भी, आप किसी भी चाहे एयरपोर्ट पे चले जाए, आप राजीव गांधी से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू पे जाके खत्म होता है। इस देश में इतने शहीद हुए, इतने राजनीतिक लीडर बने जिन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा भी कुर्बानियाँ दी होंगी। इस देश में बहुत से ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, किसी के नाम पर कुछ नहीं बनाया गया। करप्शन को लेकर आपके मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या अफसरशाही में जो खौफ है वो बहुत ज़्यादा है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन आपकी सरकार की गति आजकल वैसी ही चल रही है जैसे पहले आप आकाशवाणी में समाचार सुना करते थे, धीमी गति के समाचार। इतनी धीमी गति कि समाचार सुनते सुनते कई लोग सो जाया करते थे। वैसी जो आपकी सरकार है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 साल तो हो गया, आप कुछ करेंगे। नहीं, ऐसी बात धीमी गति नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि भ्रष्टाचार के मामले में थोड़े से मिनिस्टर एमएलए डरते हैं कि पिछली सरकारों में लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए।
इसलिए हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाय को भी फूंक फूंक पर पीता है। इसलिए थोड़े से असमंजस में है कि कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिससे सरकार की छवि बदनाम हो। इसलिए कोशिश करते हैं कि चाहे 2 दिन फालतू लग जाए, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। इतने डरते भी हैं, फिर भी काम करते भी हैं और फिर रोल बैक करना पड़ता है। जो मंत्रियों का और विधायकों का जो आपसी तालमेल है वो कहीं पे नज़र नहीं आता। सांसदों की खास तौर से बात करें तो आपके सांसद चाहे अश्विनी चोपड़ा हों, कटारिया साहब हों, ये जो बयानात देते हैं, आपकी जो स्थानीय सरकार है मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार, इसको चुनौती देते हुए नज़र आते हैं। इन पे क्या आला कमान से जाकर आप शिकायत करते हैं? कई बार किसी न किसी आदमी के व्यक्तिगत तौर पर विचार नहीं मिलते, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। कई ऐसी बात हो जाती है, आपस में राजनीतिक हित टकरा जाते हैं किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में, किसी न किसी सांसद के, वो कई बार उजागर हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि किसी का मनभेद हो। मतभेद तो राजनीति में चलते रहते हैं, सदा चलते हैं और आगे भी चलते रहे। पर मतभेद इतने उजागर हो रहे हैं, जैसे अनिल विज साहब की बात कीजिए या जो कटारिया साहब हैं, जो लिखते हैं, ट्वीट्स लिखते हैं और जो प्रेस के सामने आकर कैमरा के सामने आकर लोगों से बात कहते हैं, वो ठीक है? इतने सीनियर लीडर्स हैं। अब मैं आपके चैनल पे ये कहूँ कि चैनल इतने हो गए हैं कि कुछ न कुछ मसौदा चाहिए, इसलिए कुछ चैनल वाले भी इसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा अनिल विज जी ज़्यादा नहीं करते, थोड़ी बहुत बात को मीडिया भी बढ़ाता है। अब अनिल विज साहब का मोबाइल पकड़ के हम तो ट्वीट नहीं करते ना कि जो राष्ट्रीय पशु बनाया जाए गाय को, टाइगर नहीं होना चाहिए। अब हमने थोड़ी ना, ये अपनी सोच है, मेरी भी सोच हो सकती है अनिल विज की जगह। राष्ट्र गऊ को हम माता कहते हैं, यदि गऊ माता यदि राष्ट्रीय पशु बन जाए तो हमें भी आपत्ति नहीं, मैं भी कहता हूँ इस बात को तो बन जाना चाहिए। लेकिन खबरों से ध्यान भटकाने की कोशिश की कहीं ये रणनीति तो नहीं है आपकी कि आप शेर को ही क्यों हम राष्ट्र पशु कहते हैं? हाँ। ये तो अपनी अपनी इच्छा की बात है। मैंने एक अपना मन दिया, अनिल विज ने एक मन दिया, जनता के सामने रखा जाए। गऊ को जिसको हम माता पूजते हैं, जिसको मानते हैं, यदि उसको भी राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर कर दिया तो क्या बुराई है? अच्छा, अच्छे दिन कब आने वाले हैं हमारे? क्या अभी अच्छे दिन नहीं आए? अभी तो नहीं आए। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में नहीं आए, बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू नहीं हुआ, 2000 रुपये पेंशन नहीं हुई। सबसे पहले यदि दुनिया में काम है तो सम्मान का है। आप ये मान के चलेंगे जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं कि जो मान सम्मान दुनिया में भारत देश को मिला है, आज तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक वो सम्मान दुनिया में भारत को नहीं मिला जो मोदी जी के समय में मिला। वो तो आपकी इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो आपके शोज करवाती हैं, वहां पे जाके क्या इवेंट मैनेजमेंट कांग्रेस के समय में या और राष्ट्रीय दलों के समय में नहीं था? नहीं, वो दिखावा आज है, वो दिखावा नहीं करते। उन्होंने क्यों नहीं किया? वो दिखावा नहीं करते। दिखावा पैसे से नहीं हो सकता। इतना सारा जो सवाल उठ रहे, कांग्रेस पूछ रही है कि वो पैसा कहां से आ रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ इस सरकार को बनाया। और विदेशों में जब मोदी जी जाते हैं, इससे पहले और प्रधानमंत्री जाते थे, कब आ जाते पता नहीं लगता। आज जाने से 1 महीना पहले और आने के 1 महीना बाद तक उस देश की चर्चा होती रहती हिंदुस्तान में, दुनिया के सभी मुल्कों में कि भारत का प्रधानमंत्री फला देश में गया था। वो हम कह रहे हैं देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो इवेंट मैनेजमेंट है ना। वो तो ये अकेले इवेंट मैनेजमेंट को अब से शुरू थोड़ी ना हुआ है। पुराने प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नहीं मोदी जी की उसमें कह रहे हैं कि देश का पैसा वेस्ट हो रहा है। दुनिया 21वीं सदी में भारत को एक विश्व विजेता, विश्व शक्ति मानने को तैयार हो गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष की। ऐसा लगता है आपको? जी, हमें लगता है। वजह उसकी वजह कि मोदी जी का नाम है, देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन आप तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना लेकर आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये तो जैसे ब्रिटिश कंपनी आई थी उस तरीके से देश आप सौंप देंगे। बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, छोटे दुकानदार खत्म हो रहे हैं उससे। ये अपोजिशन का एक प्रोपगंडा है, ऐसी बात नहीं। भारत देश एक शक्तिशाली बनेगा। हमारे पड़ोस में चाइना मुल्क है, हमने चाइना को पीछे छोड़ना। हमारी प्रतिस्पर्धा आज चाइना के साथ है। अमेरिका हमसे बहुत दूर पड़ता है, चाइना का बाजार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ गया। यदि भारत में मेक इन इंडिया होगा तो भारत तरक्की करेगा, भारत की आर्थिक हालत बदलेंगे, सुधरेंगे। मेक इन इंडिया को लेकर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब भी अभी जाके आए थे अमेरिका। कितना इन्वेस्टमेंट आ गया वहाँ से? अभी इन्वेस्टमेंट तकरीबन बहुत ज़्यादा आएगा और एक दिन कोई ये तो नहीं संदूक में पैसे लेकर आएंगे। अरे आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कई हजार करोड़ रुपया यहाँ आएगा। कुछ पॉजिटिव रिस्पांस? बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस है। आप देखना 5-6 महीने के अंदर बहुत से इन्वेस्टर हरियाणा में आएंगे। और हरियाणा एक दिल्ली के नज़दीक है, एक अच्छा प्रदेश है, शांतिमय प्रदेश है। लोग चाहते हैं यहाँ तरक्की हो, लोग चाहते हैं यहाँ से पैसा कमाए, लोग चाहते हैं कि यहाँ रोजगार उपलब्ध हो। हरियाणा का जो यूथ है उसको बेरोजगारी भत्ता कब से मिलना शुरू हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी घोषणा की है वो सारी की सारी इस पंचवर्षीय योजना में पूरी होंगी।
पेंशन 2000 का इंतजार कर रहे हैं बुजुर्ग लोग? जी, हमने 2000 कही है, हमने 1200 रुपये पेंशन इस साल कर दी। हमने ये तो नहीं कहता हम पहले दिन सरकार बनते 2000 कर देंगे। हमने कहा कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में हम आपके ये काम करेंगे। 5 साल में यदि 2000 नहीं हो तो आप ये इसी मंच पर कहना कि आप नहीं। तो 200 बढ़ाएंगे, फिर जब इलेक्शन ईयर आएगा तब आप 2000 करेंगे उसको? नहीं, हर साल 200 रुपये बढ़ाएंगे। हाँ, तो 5 साल में बढ़ेगी ना? 5 साल 2000 हो जाएंगे। और जो युवा वर्ग है इनको रोजगार के कोई साधन उपलब्ध करवाने की? मेरे पास एक ITI का महकमा भी। अब तक ITI मेरा जो पास करके ITI जाते थे उनको रोजगार बहुत कम मिलता था। मेरी ये कोशिश है अगली साल से जो भी ITI में बच्चा पास हो उसको 100% नौकरी मिले। ऐसे श्रमिक तैयार हों, ऐसी डिग्री तैयार हो कि कोई भी इंडस्ट्री, और उस ज़िले में हम वही ट्रेड देंगे जिस ज़िले में, जैसे ऑटोमोबाइल लाइन है गुड़गांव में जाता हूँ, ऑटोमोबाइल के ही हों। हर ज़िले में ऐसे हम प्रशिक्षण केंद्र ITI खोलेंगे जहाँ जिस ज़िले में वो मांग होगी, और निश्चित करेंगे कि जितने ITI के छात्र हों उनको साथ के साथ रोज़गार मिले। आपके यहाँ पे हमने देखा है कि जो जनता है उसका एक दरबार हर रोज़ ही लगा होता है। तो जो जनता आपके पास आती है अधिकतर वो शिकायतें लेके आती है, या जो आपकी कार्य प्रणाली चल रही है हरियाणा की उस पर कोई खुशी भी जाहिर करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ शिकायतें लेकर, जब हम सत्ता में हैं तो लोग काम भी लेकर आएंगे। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं सत्ता में 15 साल नहीं रहा। मेरे यहाँ 100-200 आदमी जब भी आया करते तो मेरे विरोधी भी ये कहा करते कि यार जो मिनिस्टर आज उनके पास कम भीड़ है, इसके पास ज़्यादा भीड़ है। ये मेरे को विरासत मिली है। मेरा स्वभाव तो फिर भी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन बुजुर्गों की विरासत की वजह से मेरे पास आना जाना रहता है। और आज मैं सत्ता में हूँ इसलिए 10 आदमी फालतू भी आ जाते होंगे, लेकिन सत्ता में हैं तो लोग काम भी चाहते हैं, कोशिश होती है कि उनके काम भी हों। जायज़ काम सबके करने की मैं कोशिश करता हूँ। आपके इस बयान से एक लाइन हम पकड़ते हैं कि स्वभाव थोड़ा सा गर्म है, और इसीलिए हमने कहा था कि राव नरबीर सिंह को ना सुनने की आदत नहीं। हरियाणा के दबंग नेता हैं राव नरबीर सिंह। अब ये सवालों की चक्रव्यूह में कितने अंदर तक गए, कितने बाहर आए, इसका फैसला तो हमेशा की तरह आप ही करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं, जनता सब जानती है। राव साहब, आपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे साथ चक्रव्यूह में आए, हमारे सवालात का दबंगई से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ETV के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगले हफ्ते चक्रव्यूह में एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए ETV के साथ।